जाना है, ट्रांसफर ऑफ हीट चैप्टर खत्म करके जाना है। अगर हम लोग बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, तो लास्ट डे तक ये पढ़ लिए थे कि एक स्टीफन्स नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक लॉ दिया कि कोई भी मटेरियल कितना हीट लूज करेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मटेरियल का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना और मटेरियल का टेम्परेचर कितना। उस स्टीफन्स लॉ को ऑब्जर्व करके न्यूटन ने एक लॉ बनाया जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बर्तन में चाय रखी हुई है और चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। आजकल ठंडी का मौसम है ना, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी है हम लोगों के पास लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस। चाय के बर्तन का टेम्परेचर कितना, या चाय का टेम्परेचर कितना 80, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20, डिफरेंस कितने का 60 का, डिफरेंस कितने का 60 का। तो हम देखते हैं कि चाय अगले सेकंड या अगले मिनट चाय का टेम्परेचर जो 80 था वो 70 पर पहुंच गया। कितने पर पहुंच गया 70 पर, मतलब चाय 1 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस ठंडी हो गई। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने बोला सर अभी चाय का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20, डिफरेंस कितने का 50 का। तो अगले 1 मिनट में चाय ठंडी होकर 70 से लेकर 62 तक पहुंच गई। मीनिंग कितने डिग्री ठंडी हुई 8 डिग्री। जो पहले कितनी ठंडी हुई थी 10 डिग्री, अब कितना ठंडी हुई 8 डिग्री। अब चाय का टेम्परेचर कितना 62, सराउंडिंग का 20, अंतर कितने का 42 का। तो अब हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि अब की बार चाय का टेम्परेचर हुआ जो 62 था वो 58 हुआ। ठीक है, 6 डिग्री चाय 58 मान लो, कितने डिग्री हुआ 4 डिग्री। 4 डिग्री चाय ठंडी हुई अगले मिनट। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है, पहले टेम्परेचर डिफरेंस था 80 का 60 का, ज्यादा ठंडा हुआ। अगली बार टेम्परेचर डिफरेंस बचा 50 का, थोड़ा कम ठंडा हुआ। अगली बार टेम्परेचर डिफरेंस और कम बचा तो कूलिंग और कम हो गई। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है वैसे वैसे जो कूल होने का रेट है, 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर कम होगा ये भी कम होता जा रहा है। इस चीज को कल हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझे थे। जैसे आप लोगों के घर में आइसक्रीम जमती है तो मम्मी पहले आइसक्रीम बनाती है, उसका टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है। उस आइसक्रीम को जब हम लोग फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीजर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस है 40 का। बहुत जल्दी से आइसक्रीम ठंडी हो गई। आपने क्या किया, दोबारा से आइसक्रीम निकाली, थोड़ा चोरी करके खा ली, हल्की सी आइसक्रीम पिघल गई, और जब आइसक्रीम पिघली आपने उसे वापस से लगा दिया। तो आपने ये नोटिस किया पहले जो आइसक्रीम 3 घंटे में जम गई, अब वो पिघली हुई आइसक्रीम 3 घंटे में नहीं जमी। कारण क्या है, पहले टेम्परेचर डिफरेंस 40 का था, अब जब आइसक्रीम तुम चुरा के खा रहे थे तो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस अब तो 1 का है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब 1 डिग्री सेल्सियस का है तो कूलिंग बहुत स्लो होगी। टेम्परेचर डिफरेंस जब 40 डिग्री सेल्सियस का है तो कूलिंग ज्यादा होगी। हाँ बोलो। ऐसा नहीं है गर्म करके, अब गर्म करने पर आप वापस से एनर्जी वेस्ट करोगे। जस्ट हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा पागलपन नहीं करना। उससे अच्छा कि वही ठंडी आइसक्रीम खा लो। थोड़ा जमी हुई जो आइसक्रीम रहती है, थोड़ा हल्की सी जो पिघली हुई आइसक्रीम लगती है ना, वो ज़्यादा टेस्टी होती है, उसमें स्वाद आता है। बहुत ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम में ठंडा ठंडा लगता है, बर्फ समझ में आता है। बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए तो बर्फ, वो जो पानी रहता है उसके अंदर ना बर्फ में जम जाता है, पर कट भी होता है। वो खाए नहीं तुमने उर्स के मेले में शंकर सुपर सोफ्टी 5 रुपए वाले 5 की आती ना, 10 की आती है, 20 रुपए का आती है, 30 की सॉफ्टी। उसे सॉफ्टी नहीं कहते हैं। सॉफ्टी नहीं खाई कभी तुमने? कै रुपए की आती है? वो ठगने लगे हैं। हमने तुम लोग को आइसक्रीम खिलाई थी एक बार। कितने बार? एक ही बार आइसक्रीम खिलाई है, 2-3 बार खिला दी। देखो तुम लोग भी याद करोगे, कोई अमीर मास्टर मिला था कभी? और कैसे अमीर बनेगा जब फीस में ज्यादा लेगा। देखो, तो अब हम लोग बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें सिर्फ इतना बोल रहा है कि जैसे हम लोगों के पास कोई एक बॉडी है, ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना, इसके न्यूमेरिकल लगाने का फंडा कुछ और है और इसका जो डेरिवेशन करके रिजल्ट आएगा वो फंडा कुछ और है। इसके जो न्यूमेरिकल लगेंगे वो इसके अप्रॉक्सीमेशन फॉर्म से लगेंगे, और जो हम लोगों के पास डेरिवेशन करके आएगा वो हम लोगों को कुछ और रिजल्ट देने वाला है। समझो ये बात कह क्या रहा है। कोई एक बॉडी थी, इसका टेम्परेचर शुरुआत में था थीटा इनिशियल, सराउंडिंग का टेम्परेचर था थीटा नॉट। हमने घड़ी चालू करी तो 0 टाइम पर टेम्परेचर था थीटा इनिशियल, और आफ्टर टी टाइम टेम्परेचर हो गया थीटा फाइनल। बीच में कभी टेम्परेचर थीटा है। तो मान लो हम ये देखते हैं, मान लो क्या, हम ये ऑब्जर्व करते हैं
पर सेकेंड जो टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब रेट ऑफ कूलिंग 1 पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना टेम्परेचर चेंज हुआ, मान लीजिए डी टी टाइम में डी थीटा टेम्परेचर चेंज हुआ, तो एक सेकेंड में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, डी थीटा ओवर डी टी। माइनस साइन यहां पर इसलिए है जो बता रहा है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। कूलिंग को शो करने के लिए हम लोगों ने निगेटिव साइन को लगाया है। हमने ऑब्जर्व किया ये इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना। अब ऑब्वियस है कि अगर ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है तो मटेरियल का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। ऐसा नहीं हो सकता कि मटेरियल का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर ऐसा होता तो गर्म पानी करके लाए, या मान लो ठंडा पानी ले आए, अपने आप गर्म हो गया या अपने आप बर्फ में जम गया, है ना। ऐसा मान लो ठंडा होगा तो क्या होगा, बर्फ में जम जाएगा। ऐसा अपने आप नहीं हो सकता, वो सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। देखो, तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है मटेरियल का और सराउंडिंग का, इसके डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कितना पर सेकंड कूल हो रहा है। रेट ऑफ कूलिंग इस बात पर डिपेंड करती है। इस जगह पर हम लोग एक कांस्टेंट लेकर आते हैं और इस कांस्टेंट को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर के। के इज ए कांस्टेंट हियर, कोई इसकी वैल्यू वगैरह नहीं है क्योंकि हम लोगों को न्यूमेरिकल में इसकी कोई वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट बोलते हैं कि सर एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर इतना बात हम लोगों के सामने आ गया। हम लोगों को इस जगह पर निकालना है टाइम की वैल्यू कि आखिरकार थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक जाने में टाइम कितना लगा। इस टाइम को निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। डी थीटा ओवर, देखो ये जो थीटा माइनस थीटा नॉट है इसे इधर भाग में ले आएंगे, इज इक्वल टू इस माइनस के साइन को इधर भेज देंगे माइनस के, और डी टी जो भाग में है वो इधर गुणा में ले आएंगे। इतना हम लोगों के पास हो जाएगा। अब आप लोगों के पास ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, ठीक है। इसमें लिमिट लगाते हैं। यहां पर टाइम की बात करनी है, टाइम चला 0 से पहुंचा कहां तक, टी तक। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर चला थीटा इनिशियल से पहुंचा कहां तक, थीटा फाइनल तक। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हम लोगों ने इसे इंटीग्रेट कर दिया। अभी आप लोग 11th में हो, इंटीग्रेशन आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, शायद क्या नहीं पढ़े हुए हो, और कुछ लोग बायोलॉजी वाले भी हो। तो वैसे आप लोग को हम बता दें कि सिर्फ इतना याद रखो कि जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। ऐसे ही अगर 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x हो जाएगा। अगर आप देखो आप थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हो, अपॉन में थीटा लिखा है, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा log x। तो log थीटा माइनस थीटा नॉट। और लिमिट इसमें लगाने का तरीका हम लोग ग्रेविटी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल माइनस के, टाइम को इंटीग्रेट करिए t और फ्रॉम 0 टू t। अब देखो बच्चा लिमिट लगाओ, पहले अपर वैल्यू को रखो, तो log थीटा फाइनल माइनस थीटा नॉट, फिर माइनस लगा के log लोअर वैल्यू को रखो, थीटा के प्लेस पे थीटा इनिशियल कर दो और माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के। लिमिट रखो, पहले अपर वैल्यू को रखो फिर लोअर वैल्यू को रखो। बेटा लॉगरिथम में जब कोई चीज माइनस की है तो उसे हम लोग कर लेते हैं डिवाइड में, तो अपने पास हो जाएगा log थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल ओवर थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट। यहाँ पर थीटा नॉट रखना चाहिए, हमें गड़बड़ कर गए, चलो ठीक है सही कर दिया, माइनस के इंटू टी। इस जगह पर आप लोग अगर टाइम की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 1/k log थीटा फाइनल माइनस थीटा नॉट ओवर थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट। अब बताओ आप लोगों के पास टाइम का ये वैल्यू है, लॉगरिथम में बेस भी e है, यहाँ पर बेस भी 10 नहीं है, जो टेबल वगैरह देख के अगर कोई न्यूमेरिकल दे दें तो उससे तुम सॉल्व कर लोगे। बेस भी यहाँ पर e रखा हुआ है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना वैसे ही हम लोगों के सामने मुश्किल में आएगा। तो कैसे इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम की बात है। दूसरे नंबर पे अगर मान लो इस जगह पर हम तुमसे बात करें तो टाइम की वैल्यू है, हमें चाहिए होता फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर भी इस जगह पर निकलता। इस log को अगर हम इधर भेजें, जैसे यहाँ पर बेस कितना है बेटा e, ठीक है। लॉगरिथम में एक फंडा होता है, जस्ट आप लोग जो इधर जिस नंबर का log है उसे आप चेंज कर दो इसके साथ, तो आप लोगों के पास log खत्म हो जाएगा। जस्ट आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हो, e रेज टू पावर माइनस kt, इस kt को इधर ले आए और बराबर में हो जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा नॉट ओवर थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट। इस जगह पर आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आप लोग अगर थीटा फाइनल निकालोगे तो देखो e रेज टू पावर माइनस kt इंटू थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट बराबर में आप लोगों के पास बचेगा थीटा फाइनल माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट को इधर भेज दो तो थीटा फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस kt थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट
और प्लस में हो जाएगा थीटा नॉट। तो आप लोगों के पास फाइनल टेम्परेचर के लिए भी फॉर्मूला है। तो ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अपने पास डेरिवेशंस है। कहता क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये भी बात आप समझ चुके हो कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो चीज जल्दी ठंडी होगी, टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो चीज देर में ठंडी होगी। इतनी बात तो बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो खैर आप लोगों के पास ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात लिखी हुई है, इसमें इसे अभी आप लोग पहले तो ऑर्गेनाइज तरीके से नोट कर लो। आफ्टर दैट हम लोग इसका अप्रोक्सीमेशन फॉर्म देखेंगे और इस अप्रोक्सीमेशन फॉर्म को समझेंगे कि कैसे इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखने वाले हैं। जैसे आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक ऑब्जेक्ट है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक टेम्परेचर चेंज होता है, बीच में कहीं इसका टेम्परेचर थीटा था। टाइम 0 से t चेंज होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट था। हमें पता क्या चला था, माइनस डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट था। अब यहीं पर अप्रोक्सीमेशन फॉर्म देखो, देखो जब कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो तो तभी ये अप्रोक्सीमेशन काम करता है, हाई टेम्परेचर डिफरेंस में काम नहीं करेगा। मीनिंग मान लो कि इनिशियल टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनल हो गया 48 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। समझ में आ रही बात? अब पता चला इनिशियल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो फिर ये पक्की बात है अप्रोक्सीमेशन फॉर्म फेल करेगा, वो जो तरीका बताए थे उससे लगेगा। लेकिन किताब में हो या कहीं पर भी हो, आपको जो फॉर्मूला या जो भी तरीका मिलेगा वो अप्रोक्सीमेशन फॉर्म का ही मिलने वाला है। अप्रोक्सीमेशन फॉर्म कहता क्या है, यहाँ पर देखो डी थीटा का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज कितना, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल पहुंचे, ठीक है। देखो चेंज निकालने के लिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है, तो आप लोग इस जगह पर करोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, नो मैटर कौन सा टेम्परेचर बड़ा है और कौन सा टेम्परेचर छोटा है। dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टाइम, 0 से t तक टाइम कितना चेंज हुआ, t बराबर में k। थीटा क्या है सर, थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल के बीच में कोई टेम्परेचर है तो इसे हम एवरेज रख देते हैं। एवरेज का मतलब है थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाई 2 और माइनस में कर लो थीटा नॉट। क्या मेरी बात समझ गए? इस माइनस साइन को अंदर भेज दो तो थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल ओवर टी इज इक्वल टू के थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल अपॉन 2 माइनस थीटा नॉट। ये आप लोगों के पास जो फॉर्मूला लिखा है इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशन फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि सर ये फॉर्मूला याद कैसे होगा, तो याद मत करो, इतनी बात रखो यहां पर, समझ जाओ डी थीटा क्या रखा है, डी टी क्या रखा है, थीटा क्या रखा है, 2 लाइन में फॉर्मूला लिख दोगे। याद करने पर आओगे तो कितना याद करोगे, वीडियो हो रहा कहीं वो हो रहा। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अप्रोक्सीमेशन फॉर्म, देखो अप्रोक्सीमेशन फॉर्म का फॉर्मूला नोट कर लिए। अब देखिए फॉर्मूला कहता क्या है, जैसे आप लोगों के पास देखो इधर बोर्ड पे सवाल देखो बेटा, है ना, सवाल देखो। देखो आप लोगों के पास एक बॉडी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इस बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। 1 मिनट में इसका टेम्परेचर 100 से 90 हो गया। 1 मिनट में कितना हो गया, 100 से 90। तो अब बताओ अगले मिनट में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, मीनिंग 90 तो हो ही गया है, अब 90 से कुछ टेम्परेचर होगा जाके, तो हमने बोल दिया कि सर चलो 90 से लेके कहां तक हो जाएगा, थीटा तक, ठीक है। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अप्रोक्सीमेशन फॉर्म लिखो, डी थीटा ओवर डी टी था, कर लो थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल, उस माइनस को हमने न्यूट्रलाइज कर लिया, बराबर में के थीटा माइनस थीटा नॉट था, थीटा क्या है, थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाई 2 और माइनस में क्या कर लो, थीटा नॉट। ये इस तरीके से लिख लो, समझ गए। अब आपके पास दो टर्म्स हैं, दोनों से इक्वेशंस बनाओ। चलो ठीक, थीटा इनिशियल की बात करोगे, शुरुआत में टेम्परेचर कितना बेटा, शुरुआत में टेम्परेचर 100, बाद में टेम्परेचर 90, टाइम कितना, 1 मिनट, टाइम मिनट में ही निकालेंगे, चलो 1 रखते हैं के। थीटा इनिशियल कितना बेटा 100, 100 90 जोड़ा 190, 2 का भाग लगाया कितना आएगा 95, पक्की बात, माइनस थीटा नॉट कितना 20। देखो यहां पर हम लोगों के पास आएगा 10 बराबर में के, 95 में 20 घटाओ कितना बचेगा 75, भाग में ले आए इधर 75, के की वैल्यू आ गई। सबसे पहला काम है इस कांस्टेंट को पता लगाना, कांस्टेंट को पता लगाने के बाद सिमिलर फॉर्मूला दोबारा यूज करो। अब टेम्परेचर 90 से चलेगा, थीटा इनिशियल कितना हो गया 90, थीटा फाइनल चलो थीटा
बाद में टाइम फिर से कितना है 1 मिनट, 1 ही मिनट की बात चल रही थी। के की बात करें तो के कितना हो गया बेटा 10/75। इधर बात करो एवरेज की तो थीटा इनिशियल 90, थीटा फाइनल हो गया थीटा अपॉन में 2 माइनस थीटा नॉट, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी भी कितना 20। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? पक्की बात। बताओ ये सॉल्व करके आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो 90 × 75 बनेगा माइनस 75 थीटा हो जाएगा, बराबर में आप अगर 10 का अंदर गुणा करोगे ये कटेगा 5 बनेगा। देखो हमारी कैलकुलेशन पे मत चलना, 90 × 5 करोगे 450 आएगा, प्लस 5 थीटा कर लोगे, इधर 10 का ही गुणा करना 200। अरे वो 2 उसके भाग में थोड़ा था, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास इतना बचने वाला है और इसे सॉल्व करके हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? थीटा की। तो बताओ मेरी बात समझ में आई? सवाल दें करके बताओगे? ठीक है, जाहिर सी बात है अगर आप देख पाओ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कोई इतनी कठिन बात नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन ज़्यादा है, सिर्फ सॉल्व ज़्यादा करना है। तो एक ही सवाल हम दे रहे हैं, इसके हम 50 सवाल नहीं लगवाएंगे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जितने भी सवाल हैं सब ऐसे ही लगेंगे, मतलब एक फॉर्मूला उस पर 2 इक्वेशन बनाओ, एक बार में के की वैल्यू दूसरी बार में आंसर, एक बार में के की वैल्यू तो अगली बार में आंसर। चलो ठीक। सेम सवाल है, बस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 70 है। अप्रोक्सीमेशन फॉर्म क्या है? थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल अपॉन टी इज इक्वल टू के थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाई 2 माइनस थीटा नॉट। ये हम लोग के पास अप्रोक्सीमेशन फॉर्म। लगा दो इसको। इनिशियल टेम्परेचर कितना बेटा 100, 100 में 90 घटाओ कितना आएगा 10 अपॉन में 1 बराबर में के, इन दोनों का सम करोगे 190, एवरेज निकालोगे कितना आएगा 95, माइनस में बच्चा आप लोग 70 कर लो। अगर इसे तुम देखो तो ये 25 आएगा, के की वैल्यू 10/25 बचेगी, के की वैल्यू 2/5 आएगी, पक्की बात। तो के की वैल्यू हम लोग के पास कितनी आ गई 2/5। इसी जगह से दोबारा से न्यूमेरिकल को उठा लो। थीटा इनिशियल अब की बार कितना है 90, फाइनल टेम्परेचर थीटा, टाइम फिर से 1 मिनट, के की वैल्यू 2/5, थीटा इनिशियल 90, थीटा फाइनल थीटा अपॉन में 2 माइनस 70, 90 माइनस थीटा, 5 इधर भाग में गुणा में ले आओ, बराबर में 2 का अंदर गुणा करोगे, देखो जब 2 का गुणा करोगे 2 से 2 ये कट जाएगा, ये 90 प्लस थीटा बचेगा, 2 का गुणा इधर होएगा तो माइनस का 140 हो जाएगा, इधर गुणा कर लो ये हो जाएगा 450 माइनस 5 थीटा, बराबर में 90 और 140 को सॉल्व करोगे बचेगा माइनस का 50 बचेगा, सॉरी माइनस का 50 और प्लस में क्या बचेगा थीटा, माइनस का 5 थीटा उधर भेजो, प्लस का हो जाएगा 6 थीटा, माइनस का 50 इधर ले आओ कितना हो जाएगा 500, 6 से काट लो इसको, 8 48 बचा 2 हो गया 20, 6 3 18 बचा 2, 83.33 या 3 बार लगा लो, ये वैल्यू आएगी आपके पास थीटा की डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चा 1 मिनट में ठंडा हुआ था 10 डिग्री, अब की बार 1 मिनट में कितना ठंडा हुआ 6.7 डिग्री। समझ आई बात आपको? पक्की बात समझ गए? तो ये हम लोगों के पास जो फंडा है, दिस इज अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूमेरिकल इसके कठिन नहीं होते, बस अप्रॉक्सीमेशन फॉर्म याद हो, एक बार ध्यान से कैलकुलेट कर लो। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या इसमें तोप मार दिया सर, वैल्यू तो पुट करी, कितने लोगों ने वैल्यू सही पुट कर ली थी? तो बस इन लोग का न्यूमेरिकल सही है, थोड़ा सा अगर हड़बड़ाते नहीं तो बिल्कुल सही आंसर आता है। अरे 11th में आके कैलकुलेशन तो करनी आती है कि वो भी नहीं आती? वो तो आती है। करने वाले हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या पढ़ने वाले बच्चा? वीन्स, मिस्टर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बड़ा अच्छा लॉ है। क्या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता क्या है? इसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक छोटी सी बात से। मान लीजिए आप लोगों के पास एक लोहे का पीस है, कभी लोहे के पीस को आपने गर्म होते हुए देखा होगा, या कभी रास्ते में जा रहे हो आपने देखा होगा सड़क के किनारे वो जो छेनी वगैरह बनाते रहते हैं उनको आपने देखा होगा कि लोहे को वो लोग गर्म करते हैं और लोहा रेड हॉट हो जाता है, मतलब बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है। अगर हम लोग लोहे को गर्म करने पर आए तो लोहे की स्पेशलिटी को आप लोग ये समझो कि जैसे मान लीजिए ये लोहे का एक पीस है, इस लोहे के पीस से कुछ रेडिएशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? निकल रहा है। इसका टेम्परेचर अगर 0 केल्विन के ऊपर है तो इससे कुछ रेडिएशन निकल रहा है, लेकिन वो रेडिएशन हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है।
अब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक बार ये इतना गर्म हो जाएगा कि इसके आसपास अगर हमारा हाथ गया तो ये हमको महसूस होगी कि हाँ ये गर्म है, दूर से ही महसूस होने लगेगा। इससे कुछ ऐसा रेडिएशन निकलेगा जिसको हमारा हाथ सेंस कर पाएगा कि हाँ सर इससे हीट निकल रही है। और हीट का जो रेडिएशन है वो कैसा होता है अभी बोर्ड पे हम लिखने वाले, ठीक है। तो इससे कुछ हीट निकलेगी। थोड़ा और गर्म करोगे तो अभी देखो इससे कौन सा रेडिएशन निकल रहा था जिससे हमें हीट महसूस हो रही थी। आपने और गर्म किया तो ये रेड कलर का चमकने लगेगा, ऐसा होता है। तो जब ये रेड कलर का चमकेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रेड हॉट हो जाएगा तो इससे रेड कलर की लाइट निकल रही है। लेकिन उस समय क्या ये हीट निकालना बंद कर देगा? पास में हाथ जाएगा, गर्मी तब भी लगेगी। फिर इसे तुम और गर्म करोगे, गर्म होते होते ये व्हाइट कलर का चमकने लगेगा। जो मॉल्टन आयरन होता है ना, पिघलने की कगार पे बस लोहा होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो मॉल्टन आयरन जिस समय होगा, जब वो मेल्ट हो जाएगा, जब ये व्हाइट कलर का हम लोगों को दिखाई पड़ेगा तो उस समय इससे व्हाइट कलर की लाइट निकल रही। व्हाइट कलर का मतलब क्या? पहले देखो सिर्फ रेड निकल रही थी, पहले कौन निकल रही थी? रेड। फिर व्हाइट कलर का मतलब क्या है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सातों कलर्स निकल रहे हैं। लेकिन तब हीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या रेड कलर निकलना बंद हो गया? नहीं, रेड कलर भी तो निकल रहा है, तभी तो व्हाइट कलर आई। और आप इसे गर्म करोगे तो और ऐसे हार्मफुल रेडिएशन निकलेंगे जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे हम लोगों को बीमारियां हो सकती हैं, तो वो रेडिएशंस भी निकलने लगेंगे। तो बेसिकली आप लोग यहां पर एक बात समझो कि जैसे जैसे किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है वो अलग अलग टाइप के रेडिएशंस को निकालता है। हम लोगों की बॉडी से ऐसे रेडिएशन निकल रहे हैं जो बहुत लो एनर्जी के हैं। उन लो एनर्जी वाले रेडिएशन से हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो पहले वो हीट एनर्जी निकालती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हीट रेडिएशन। और हीट रेडिएशन से थोड़ा थोड़ा नुकसान हो सकता है कि ज्यादा मात्रा में पड़ जाए तो बर्निंग हो सकती है। फिर बॉडी और जब हीटेड हो जाती है तो फिर वो निकालती है विजिबल लाइट। हम पैटर्न लिख रहे हैं बोर्ड पर, इसे नोट कर लीजिए। वैसे आपको 12th में ये पैटर्न मिलने वाला है। सबसे हाई एनर्जी की लाइट होती है गामा रेज, मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी का रेडिएशन क्या होता है? गामा रे। इसके बाद आता है एक्सरे। कभी आप गए होंगे मेडिकल में तो आप लोगों ने एक्सरे सुना भी होगा कि बोन का फ्रैक्चर हो गया, एक्सरे करवाते हैं। कभी करवाया किसी ने एक्सरे? देखो हुआ, देखो फ्रैक्चर वगैरह होता है तो करवाते हैं एक्सरे कुछ ना। जैसे आप लोग में से अगर कोई, मान लीजिए आप लोग एनडीए में सेलेक्ट हो गए तो उसमें फिर आपके चेस्ट का एक्सरे जरूर होगा। उसमें क्या होता है कि लंग्स देखे जाते हैं क्या बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो अगर कोई भी आदमी उसमें लंग्स की कैपेसिटी के लिए तो ये करते हैं कि अगर फेफड़े सही नहीं है तो वो पूरा पता है कि फुलाओ, अगर चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूल गया तो इसका मतलब है कि इसके फेफड़े बिल्कुल सही हैं। और बोन वगैरह को भी देखते हैं, इंटरनल ऑर्गन कोई डैमेज तो नहीं है, तो उसके लिए एक चेस्ट का एक्सरे कराते हैं। खैर पहुंचोगे वहां पे तो होगा आपका भी। दूसरे नंबर पे क्या आता है? एक्सरे। एक्सरे के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास आता है यूवी लाइट या यूवी रेज लिख देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। इसके बाद आता है विजिबल लाइट। इसके बाद क्या आता है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के बाद आता है इंफ्रारेड। ठीक है। और इंफ्रारेड रेडिएशन के बाद हम लोगों के पास आती है, चलो हम रेडियो वेव्स लिख देते हैं। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, कम्युनिकेशन वेव, कई प्रकार की वेव्स होती हैं, इनको लिख लो। देखो अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ क्या है? 9th में आप लोगों ने पढ़ा था वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इन सेम फेज, है ना। वेवलेंथ घटती जाएगी जब आप लोग ऊपर से नीचे चलेंगे, सॉरी, जब आप लोग बढ़ती जाएगी जब आप ऊपर से नीचे चलेंगे। और एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो बढ़ती जाएगी जब आप लोग नीचे से ऊपर चलोगे। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। केमिस्ट्री में एक फार्मूला पढ़ा, E = hc/λ, पढ़ा है? रेडिएशन की एनर्जी का फार्मूला है, लैम्डा डिवाइड में है, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी कैसी आएगी? कम। तो E = hc/λ होता है। तो जब हम लोगों का टेम्परेचर कम होता है तो हम लोग ऐसे रेडिएशन को निकालते हैं जिसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है। हम लोग कुछ ये रेडिएशन निकाल रहे होते हैं, हम लोग ये भी निकाल रहे हैं, इंफ्रारेड। विजिबल लाइट नहीं निकाल रहे। अगर विजिबल लाइट हम लोग निकालने लगे तो अंधेरे में बैठ के चमक जाए, बल्ब की क्या जरूरत है ना। तो हम लोग विजिबल लाइट नहीं निकालते, हम लोग इंफ्रारेड निकालते हैं। इंफ्रारेड हीट रेडिएशन है, हीट की एनर्जी कम होती है विजिबल लाइट से। बस ये है कि विजिबल लाइट की मात्रा कम है। जब हम लोग बर्निंग महसूस करते हैं ना तो हीट रेडिएशन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, ज्यादा मात्रा में हीट रेडिएशन हम लोगों को मिलने लगता है, तब हम लोग बर्निंग महसूस करते हैं। हम लोगों की बॉडी से हीट रेडिएशन निकल रहा है, आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबसे हीट रेडिएशन निकल रहा है। लेकिन अगर हम लोगों का टेम्परेचर बढ़ा
तो एक टाइम पर इतना टेम्परेचर होगा कि बॉडी हम लोगों की चमकने लगेगी, मीनिंग अपने अंदर से हाई एनर्जी का रेडिएशन निकलेगा, तब भी ये रेडिएशन निकलेगा। लेकिन ज्यादातर रेडिएशन कौन सा होगा? विजिबल लाइट। और गर्म करोगे तो तब भी ये रेडिएशन निकलेगा, लेकिन तब कौन सा ज्यादा निकल रहा होगा? यूवी लाइट। तो जैसे जैसे किसी बॉडी को हीट करते जाओगे तो रेडिएशन, तो हाई एनर्जी का रेडिएशन निकलना चालू होगा, और हाई एनर्जी का रेडिएशन निकलने का मतलब है कि वेवलेंथ कम होती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी। समझ गए आप लोग? हम ये एरोस हटा दे रहे हैं, तो वेवलेंथ ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी और एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगी। तो एक बात बताओ, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी कि कम? ज्यादा। तो ज्यादा एनर्जी को जब निकालना है तो वेवलेंथ छोटी रखनी पड़ेगी कि बड़ी? छोटी वेवलेंथ रखनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, और इसे हम लोग बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं बच्चा? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो यहां पर वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की अगर हम लोग बात करें तो चलो इसे हम लिखा देते हैं। इसके हम कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ठीक है, 2.898। चलो लिख लो, एज द टेम्परेचर of the body rises, wavelength of the radiation shifts toward shorter wavelength। ठीक। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, टेम्परेचर घटेगा, वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी। समझ गए? इसके बाद एक कांस्टेंट आता है जिसे कहा जाता है वीन्स कांस्टेंट। इस बी की बात करें तो अपने इसकी वैल्यू है 2 केल्विन। यूनिट इसका याद रखना, मीटर केल्विन। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट चैप्टर कंप्लीट हुआ।